हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वाणी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भारत का संवैधानिक विकास एकदम स्टार्टिंग से टॉपिक वाइज शुरू करेंगे और मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट को हम विनियमन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बेसिक सी स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, ये जो भारत का संविधान लिखित रूप से वर्तमान में उपलब्ध है, वो कैसे शुरू हुआ। क्योंकि यही नियम जो रेगुलेटिंग एक्ट में थे या उसके बाद जो प्रपत्र बनाए गए, वही अधिक स्पष्ट और विकसित होकर हमारे देश के संविधान में शामिल हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कैसे बना। फ्रेंड्स, 1599 में कुछ व्यापारी थे इंग्लैंड के, जिन्हें हम मर्चेंट एडवेंचर्स कहते हैं। उन्होंने एक कंपनी बनाने का प्रावधान ब्रिटिश संसद में रखा। फिर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने परमिशन ग्रांट की। उसके बाद 31 दिसंबर 1599 को कंपनी बनाने का आदेश एलिजाबेथ ने दे दिया। इसके साथ ही कंपनी के लिए कुछ नियम बनाए गए, जिनमें अधिकारियों को कम वेतन के साथ निजी व्यापार की छूट दी गई ताकि वो निजी व्यापार से भी कुछ लाभ कमा सके, और यही छूट कंपनी में भ्रष्टाचार का कारण बना। कंपनी घाटे में चली गई और ये जो निजी अधिकारी थे, ये अधिक से अधिक धनवान होते चले गए। इसी को नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम बनाया गया, क्योंकि कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांग लिया था। साथ ही ब्रिटिश सरकार को भी ये लगने लगा कि अब कंपनी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। इसके बारे हम वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का रेगुलेटिंग एक्ट हम शुरू करते हैं। हम शुरू करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। आज का हमारा टॉपिक रेगुलेटिंग एक्ट, जिसे हम विनियमन अधिनियम भी कहते हैं। इसकी हम एक पृष्ठभूमि बना लेते हैं। जैसे कि मैंने मोटी मोटी सी बातें आप सभी को अभी बताई हैं, उसी तरह हम एक डिस्क्रिप्शन के साथ इनको जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पहले कंपनी का संचालन एक संचालन समिति द्वारा किया जाता था, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते थे, जिसमें ब्रिटिश संसद पार्लियामेंट कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी, और कंपनी को प्रत्येक 20 वर्ष के लिए व्यापार का एकाधिकार दे दिया जाता था। इसके बाद कंपनी ने बक्सर का युद्ध लड़ा और फिर कंपनी के व्यापारी अत्यधिक धनी होकर इंग्लैंड लौटने लगे, जिससे ब्रिटेन में जन भावना बन गई कि कंपनी आर्थिक रूप से संपन्न है। अर्थात जो कंपनी में से अधिकारी वहाँ पर लौट रहे थे अपने देश में, वे बहुत सा धन लेकर लौट रहे थे। इसलिए लगने लगा कि कंपनी को बहुत अधिक लाभ हो रहा है, इसी कारण ये लोग धनी हो रहे हैं। जबकि कारण था कि वो साथ में निजी व्यापार भी कर रहे थे, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। कंपनी के अधिकारी को निजी व्यापार की छूट होने के कारण वे निरंतर धनी होकर इंग्लैंड लौट रहे थे, जिससे ब्रिटिश सरकार पर भी उनका दबाव बढ़ रहा था। फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो देश के प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति होते हैं, सरकार में उनका बहुत अधिक योगदान माना जाता है और वह सरकार पर दबाव भी बना सकते हैं। परंतु निरंतर युद्ध और सैन्य खर्च तथा अन्य कारणों से कंपनी निरंतर घाटे में जा रही थी। फ्रेंड्स, जो युद्ध वगैरह होते थे, उसका खर्च तो कंपनी को ही वहन करना पड़ता था, और जो अधिकारी निजी व्यापार करते थे, उनको सैलरी भी देनी पड़ती थी, जिसके कारण कंपनी को निरंतर घाटा हो रहा था। कंपनी की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। और कितना कर्ज मांगना पड़ा था? ब्रिटिश सरकार से कंपनी ने 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा था, और इसी बहाने से ब्रिटिश सरकार को कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाने का मौका मिल गया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो निरंतर धनी हुए जा रहे हैं, वो सरकार पर अपना दबाव बनाए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपनी की आर्थिक कमजोरी के कारण, यानी कि कंपनी इतनी ज़्यादा कमजोर स्थिति में कैसे पहुंच गई। कंपनी की आर्थिक कमजोरी का सबसे पहला कारण कंपनी द्वारा किए गए लगातार युद्ध, जैसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ, फिर बक्सर में युद्ध हुआ 1764 में, और इसी समय प्रथम में आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली से कंपनी को मैसूर हारना पड़ा था, और मैसूर पर टीपू सुल्तान के पिताजी हैदर अली ने कब्जा भी कर लिया था, जिससे
अंग्रेज़ों को संधि करनी पड़ी और हैदर अली ने उनसे कुछ धन भी लिया। इसमें भी कंपनी को बहुत अधिक हानि हुई। कंपनी के व्यापारी भी अपने निजी व्यापार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे उन्हें भी सिर्फ निजी लाभ की थी, वो कंपनी की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इसके अलावा अपने राजनीतिक उपलब्धियों को सुरक्षित रखने के लिए कंपनी को ब्रिटिश सरकार को 4 लाख पौंड धन प्रतिवर्ष देना पड़ता था। ये उस अधिकार के लिए देते थे जो कंपनी उन्हें जारी करती थी। जो व्यापार का एक अधिकार सरकार द्वारा कंपनी को मिलता था, उसके लिए कंपनी सरकार को 4 लाख पौंड का धन देती थी, जो बाद में धन की कमी के कारण कंपनी ने सरकार को देना बंद भी कर दिया था। इसी समय बंगाल में भीषण अकाल भी पड़ा, जिससे कंपनी को उचित राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई। फ्रेंड्स, जो राजस्व वसूलने वाले अधिकारी थे उनको वेतन तो ज्यों का त्यों सरकार को देना पड़ा या कंपनी को देना पड़ा, परंतु जो राजस्व था वो प्राप्त नहीं हुआ। यही कारण था कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार से धन मांगने की आवश्यकता पड़ी। लेकिन कंपनी को धन मांगने के साथ ये भी डर था कि सरकार कंपनी को अपने अधीन न कर ले, परंतु शेयर गिर जाने के कारण अन्य विकल्प भी कंपनी के पास नहीं था। अंततः कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को 10 लाख पौंड कर्ज के लिए आवेदन पत्र भेजा। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को ऋण देना तो मंजूर कर लिया, परंतु साथ ही कंपनी को अपने अधिकार में लेने के लिए उसकी कार्य पद्धति की जांच की और कंपनी के लिए एक प्रपत्र जारी किया, और यही प्रपत्र है जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट या विनियमन अधिनियम के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो क्यों आया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी इसीलिए, और साथ ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को कर्ज भी दिया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपनी की जांच। फ्रेंड्स, जब कोई भी व्यक्ति बड़ा या कोई भी बड़ी कंपनी सरकार से कर्ज मांगेगी तो सरकार उस कंपनी की कार्य पद्धति की जांच भी करेगी कि आखिर क्यों इस कंपनी को इतना घाटा उठाना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि कंपनी की जांच ब्रिटिश सरकार ने उस समय कैसे की थी। कंपनी की स्थिति की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 2 समितियां गठित की। कितनी समिति? 2 समिति गठित की, जिन्होंने संयुक्त रूप से कुल 18 रिपोर्ट प्रस्तुत की। फ्रेंड्स, ये 2 समिति कौन कौन सी थी, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनमें से पहली समिति सीक्रेट समिति थी, जिसने कंपनी को ऋण देने की सिफारिश की। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कंपनी को ऋण देने की सिफारिश कौन सी समिति ने की थी, तो ये की थी सीक्रेट समिति ने। इस समिति ने कुल 6 रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी समिति की अनुशंसा के आधार पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से कंपनी को 10 लाख पौंड की धनराशि दी गई। फ्रेंड्स, कंपनी ने 10 लाख पौंड मांगे थे और ब्रिटिश सरकार ने 14 लाख पौंड दिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपना नियंत्रण और प्रभुत्व कंपनी पर स्थापित करना चाहती थी। साथ ही ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के वितरण की दर, मतलब जो शेयर्स पर परसेंटेज प्राप्त होता था, उसको भी अधिकतम 6% कर दिया। यह पहले 12% था। जो कंपनी के शेयर धारक थे उनको 12% की दर से लाभ मिलता था, उसको अधिकतम 6% कर दिया गया। नेक्स्ट, दूसरी समिति हमारी सिलेक्ट समिति थी, जिसने अपनी कुल 12 रिपोर्ट प्रस्तुत की और इन 12 रिपोर्ट में उसने सरकार को कंपनी पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने के लिए संचालक समिति, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, और जो कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें परिवर्तन करने का सुझाव दिया। फ्रेंड्स, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इसी एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। ये थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन थे? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट, इन्हीं समितियों के सुझाव को मानते हुए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थकुक ने ब्रिटिश मीन्स पार्लियामेंट में 18 मई 1773 को एक बिल पेश किया। इस बिल को फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी संसद की कार्यविधि है वो ब्रिटेन से ही ली गई है। आप देखेंगे कि पहले एक सदन में बिल पास किया गया, फिर दूसरे सदन में बिल पास किया गया और फिर ये अधिनियम बना। तो चलिए देखते हैं। जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थकुक, उन्होंने संसद मीन्स पार्लियामेंट में 18 मई 1773 को बिल पेश किया और इस बिल को पहले 10 जून 1773 को हाउस ऑफ कॉमन्स तथा इसके बाद 19 जून 1773 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पास कर दिया और इस प्रकार एक अधिनियम बनकर तैयार हुआ, जिसे हम रेगुलेटिंग एक्ट या विनियमन अधिनियम कहते हैं।
अधिनियम की घोषणाएं और कार्य। फ्रेंड्स, सभी लोग बस आपको यही बताते हैं कि अधिनियम में क्या घोषणाएं हुई थी, उससे क्या कार्य हुए, जबकि जो मैंने आपको पृष्ठभूमि और कैसे ये अधिनियम बना वो बताया, वो शायद ही कोई टीचर बताना चाहता है। और अगर कोई बताता भी है तो पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए हम अधिनियम की घोषणाएं और कार्य भी देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में सरकार का यह पहला कदम था, जिसके द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ही कंपनी को भारत में स्वतंत्र रूप से प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को करने की मान्यता मिली। मतलब सरकार ने भी वहाँ की कह दिया कि आप भारत में प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कर सकते हैं, परंतु उसके लिए कुछ नियम बनाए गए। कंपनी की संचालन समिति, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, इसमें 24 सदस्य होते थे। पहले इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता था। इनका चुनाव किया जाता था। इस एक्ट के तहत इनका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया, जिनमें से 25% यानी कि 1/4 सदस्य हर वर्ष रिटायरमेंट होंगे और जो रिटायर होंगे उनकी जगह पर नए सदस्य लिए जाएंगे। संचालन समिति किसी भी नियम को संसद की स्वीकृति के पूर्व लागू नहीं कर सकती थी। अगर वो कंपनी में कोई भी नियम लागू करना चाहें तो उसके लिए पहले ब्रिटिश संसद की स्वीकृति लेनी अनिवार्य थी। रिटायर होने के बाद कोई भी अधिकारी 1 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता था। रिटायर होने के 1 वर्ष के बाद ही वह पुनः चुनाव में भाग ले सकता था। फ्रेंड्स, इसके पहले जो वोटिंग का अधिकार था वो भी 500 पाउंड की पूंजी वाले अधिकारियों को दिया हुआ था। इसमें भी परिवर्तन किया गया और इसी के साथ चुनाव में वोटिंग का अधिकार भी केवल उन्हीं शेयरधारकों को दिया गया जिनकी कंपनी में कुल पूंजी 1000 पाउंड थी। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले शेयरधारकों की पूंजी भी बढ़ाई गई। नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। फ्रेंड्स, अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत में जो केंद्रीय प्रशासन चलता है इसकी नींव कहाँ से रखी गई, तो हमारा आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत कलकत्ता को मुख्यालय बनाया गया और जो 3 प्रेसिडेंसी ब्रिटिश कंपनी के अधीन थी, कौन कौन सी प्रेसिडेंसी थी वो? बंगाल, मद्रास और बम्बई। इनको मिलाकर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। इन प्रेसिडेंसियों में अलग अलग गवर्नर भी नियुक्त किए गए, जैसे कि केंद्र में किए गए थे, और वैसे ही इन प्रेसिडेंसियों के लिए भी परिषद बनाई गई और जो मुख्य गवर्नर जनरल था उसके लिए भी परिषद बनाई गई। ये सामूहिक रूप से नए सर्जित किए गए पद, जो नया पद हमारा बनाया गया था गवर्नर जनरल का पद, उसके प्रति उत्तरदायी थे। और वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स की पिक मैंने आप सभी को अभी दिखाई है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। इस परिषद में कुल 4 सदस्य थे। अगर फ्रेंड्स, जैसे कि ये पहली ही परिषद थी, हमेशा पहला पेपर में पूछ लिया जाता है, पेपर में पूछ ले कि इनमें से कौन सा गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं था, इसलिए हमें इनके नाम भी याद रखने चाहिए। जो पहली परिषद में 4 सदस्य थे वो बोरवेल, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मॉनसन थे। गवर्नर जनरल परिषद द्वारा दी गई सलाह के बहुमत के आधार पर कार्य करने के लिए बाध्य था और गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार भी प्राप्त नहीं था। अर्थात अगर बहुमत किसी पक्ष में है तो गवर्नर जनरल बिल्कुल भी मना नहीं कर सकता था। परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि आज भी अधिकतर पद भारत में जो सर्जित हैं उनका कार्यकाल 5, 6 और 4 वर्ष ही है। ब्रिटिश सम्राट समय से पूर्व भी इनको हटा सकता था। प्रांतीय गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना भारतीय राजाओं से युद्ध और संधि नहीं कर सकते थे। जो प्रांतों में गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे उन्हें कोई भी युद्ध और संधि के लिए गवर्नर जनरल से अनुमति लेनी पड़ती थी। हालांकि आपातकालीन परिस्थितियों में वे गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना भी कार्य कर सकते थे और बाद में यही विवाद का कारण भी बना, जिसके लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, परंतु उसे अध्यादेश जारी करने के लिए न्यायालय में पंजीकरण कराना आवश्यक था और यह भी विवाद का कारण था, क्योंकि हो सकता है न्यायालय कह दे कि अभी अध्यादेश की ज़रूरत नहीं है और गवर्नर जनरल कहे कि मैं अध्यादेश लगाना चाहता हूँ, तो ये भी विवादास्पद स्थिति रही। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अधिकारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई।
कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि कर दी गई। मतलब कि अधिकारियों को निजी व्यापार करने के लिए तो मना कर दिया गया, परंतु उनका वेतन बढ़ा दिया गया। उपहार और रिश्वत लेने पर भी रोक लगा दी। इसके बावजूद अगर कोई अधिकारी निजी व्यापार करना चाहता है तो उसे एक विशेष लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। फ्रेंड्स, पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय कहाँ बनाया गया था। ये जो बनाया गया था ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम को बनाया गया था और उस समय न्यायालय को कोर्ट ऑफ जुडिशियल कहा जाता था। एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट को सेना संबंधी न्याय का अधिकार भी प्राप्त था। यद्यपि उच्चतम न्यायालय के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा को रखा गया था, परंतु इसका अधिकार केवल बंगाल तक ही सीमित रह गया था। न्यायाधीश गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दंडित नहीं कर सकता था। न्यायाधीश सिर्फ उनकी ब्रिटेन में जो है वो शिकायत कर सकता था। इसके अलावा गवर्नर जनरल भी अपराधकर्ताओं को दंड दे सकता था और यही विवाद का कारण भी था, क्योंकि इन दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग बताए नहीं गए थे। ब्रिटेन में इनकी सिर्फ शिकायत की जा सकती थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते रहते थे। हमेशा विवादास्पद स्थिति इनकी बनी रहती थी। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के गुण और दोष। फ्रेंड्स, कोई भी एक्ट अगर लाया जाएगा उसमें कुछ अच्छाई भी होंगी, कुछ दोष भी होंगे, कुछ सीमाएं भी होंगी जो लिमिटेशंस होंगी। तो चलिए हम रेगुलेटिंग एक्ट के गुण और दोष भी देख लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ सीमाओं के बावजूद इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष थे। सबसे पहले हम इसके दोष देख लेते हैं क्या क्या थे। बम्बई तथा मद्रास पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण अपर्याप्त था। मतलब जो बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे वे आपातकालीन स्थितियां दिखाकर मौके का फायदा उठा लेते थे। जिन आपातकालीन परिस्थितियों में प्रांतीय गवर्नर को स्वनिर्णय का अधिकार दिया गया था, अधिनियम के प्रपत्र में उनकी व्याख्या ही नहीं की गई। इस प्रपत्र में ये नहीं बताया गया कि वो आपातकालीन स्थिति कौन सी होंगी जब जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं वो अपना मत ले सकते हैं या अपना निर्णय ले सकते हैं। तो इस कारण भी विवादास्पद स्थिति बनी रही। इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त गवर्नर जनरल की शक्तियाँ पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि जो काउंसिल का निर्णय था, जो काउंसिल का बहुमत था, वो उस पर प्रभावी था और उसको वीटो अधिकार भी प्राप्त नहीं था। मतलब कि अगर किसी टॉपिक पर बहुमत प्राप्त हो गया तो वो उसको मना नहीं कर सकता था। इस अधिनियम में कंपनी के अधिकारियों को लक्ष्य बनाया गया, न कि कंपनी की कार्य व्यवस्था को। फ्रेंड्स, इस अधिनियम से आपने देखा होगा कि जो अधिकारी हैं उनको तो नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, परंतु जो कंपनी की कार्य व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ अधिक भी प्रावधान नहीं किए गए, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दिया गया, जबकि कंपनी की कार्य व्यवस्था में भी चेंजिंग्स की आवश्यकता थी। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं न्यायालय तथा गवर्नर के कार्यक्षेत्र स्पष्ट न होने के कारण दोनों में हमेशा विवादास्पद स्थिति बनी रहती थी। फ्रेंड्स, आपको मैंने अभी बताया कि जो गवर्नर जनरल है वो भी दंडित करने का अधिकार रखता था। इसी कारण न्यायालय और गवर्नर में विवादास्पद स्थिति बनी रहती थी और जो न्यायालय था वो गवर्नर को दंडित भी नहीं कर सकता था, केवल उसकी शिकायत ब्रिटेन में कर सकता था। इसके बावजूद भी रेगुलेटिंग एक्ट एक आधारशिला थी जिसने भारत के संवैधानिक विकास की नींव रखी। फ्रेंड्स, इसमें अनेकों गुण भी थे, तो चलिए हम इसके गुणों के बारे में भी बात कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में पहली बार लिखित संविधान से नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, जिसे कंपनी के स्वेच्छाचारिता पर रोक लगी। क्या हुआ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे पहली बार हमारे लिखित संविधान की नींव पड़ी। इसके बाद जितने भी एक्ट या बिल या अधिनियम भारत में आए वो सब चार्टर अधिनियम लिखित थे और यहीं से भारत के लिखित संविधान की नींव पड़ी। इससे सबसे पहले कंपनी की जो अपनी स्वेच्छाचारिता थी, जो कंपनी अपने मनमाने ढंग से काम करती थी, उस पर भी रोक लग गई। इस एक्ट को भारत की शासन व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर कभी पेपर में पूछ लिया जाए कि भारत की शासन व्यवस्था तथा प्रशासनिक व्यवस्था का आधार स्तंभ क्या है और वहाँ पर आप लोगों को भारत शासन अधिनियम 1935 भी दिया हो तो ज़्यादातर लोग उसी को टिक करेंगे, जबकि हमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को टिक करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम
इस अधिनियम के द्वारा कंपनी ने राजनीतिक अस्तित्व को पहली बार स्वीकार किया गया। जो कंपनी का राजनीतिक अस्तित्व था उसको पहली बार स्वीकारा गया और इस प्रकार पहली बार किसी यूरोपीय सरकार ने यूरोप के बाहर के भूभाग का दायित्व ग्रहण किया। फ्रेंड्स, इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के भूभाग थे वे ब्रिटेन सरकार के अधीन आ गए थे और यही समय था जब पहली बार यूरोपीय सरकार ने किसी यूरोप के बाहर के भूभाग का दायित्व ग्रहण किया। इस अधिनियम से भारत के प्रशासनिक ढांचे का केंद्रीकरण करने की दिशा में प्रयास किया गया। इससे पहले भारत छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। अनेक राजा और रियासतें भारत पर राज कर रही थी। जो भी हिस्सा कंपनी के अधीन था उस पर पहली बार केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। हालांकि कंपनी पर संसदीय नियंत्रण अपर्याप्त था। कंपनी को अपनी रिपोर्ट भी इंग्लैंड भेजनी पड़ती थी। मतलब कि कंपनी जो भी कार्य कर रही है, जो भी नियम बना रही है, उन सब की एक रिपोर्ट कंपनी को इंग्लैंड भेजनी पड़ती थी। परंतु ब्रिटेन में कोई भी ऐसा एक संवैधानिक निकाय नहीं था जो इस रिपोर्ट की जांच करे और कंपनी पर अच्छे से नियंत्रण किया जा सके। बस रिपोर्ट भेज दी और वो वहाँ चली गई, इतना ही होता था। इसके अलावा अगर उस कंपनी की रिपोर्ट की अच्छे से जांच की जाती तो कंपनी में और अनेकों सुधार किए जा सकते थे। इस प्रकार हम समरी में कह सकते हैं कि जो भारत में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था उसने भारत के भविष्य के संविधान की एक लिखित पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। हालांकि यह एक्ट ऐसे व्यक्तियों ने बनाया था जिन्हें भारतीय परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान नहीं था। फिर भी कंपनी के भ्रष्टाचार पर रोक लगाने का भरसक प्रयास किया गया। फ्रेंड्स, जो प्रसिद्ध विद्वान स्प्रे हैं उनके अनुसार यह अधिनियम संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में पहला हस्तक्षेप था, अतः इसकी आलोचना नम्रतापूर्वक की जानी चाहिए। अक्सर ये वाक्य एग्जाम में दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ऐसा किस विद्वान ने कहा है। यह कहा है प्रसिद्ध विद्वान स्प्रे ने। क्या कहा था कि जो यह अधिनियम था यह संसद द्वारा कंपनी के कार्यों में पहला हस्तक्षेप था और इसकी नम्रतापूर्वक आलोचना की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, अक्सर पेपर में रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित प्रश्न बनते हैं और मुझे लगता है कि इतने डिटेल से जानने के बाद किसी भी वनडे एग्जाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हमने इसको अच्छे से समराइज किया है और अच्छे से इसके बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बंदोबस्ती कानून के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, एक एक्ट हमारा 1781 में भी आया था जिसको हम बंदोबस्ती कानून कहते हैं या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ भारत के संवैधानिक विकास को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।